तो अधिनियम हमारा जो है याद रखिएगा, ये है 6 का जिसके अंतर्गत पंचायत में कॉलोनी के निर्माण को पढ़ा जाता है। यानी पंचायत में कॉलोनी का निर्माण किस परिदृश्य में होगा और आवश्यक पड़ने पर इस पर कौन कौन से नियम लागू होंगे, इन सभी टॉपिक के बारे में है। ठीक है, तो देखिएगा पंचायत के अंतर्गत कॉलोनी के निर्माण में सबसे बड़ी जो प्रारंभिक गतिवान नियम होते हैं उनको समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत छोटा है, इस बात को समझने के लिए केवल कि पंचायत में कॉलोनी के निर्माण के संबंध में कौन कौन से शर्तें रखी जाती है और उनके शर्त के उल्लंघन करने पर क्या सजा होती है, बस इतना ही फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अध्याय 6 का यह दर्शाता है, अधिनियम यह दर्शाता है कि पंचायत के अंतर्गत या पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत कॉलोनी का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, यानी कॉलोनी का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन वैध कॉलोनी का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, तो अध्याय 6 का याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा पंचायत के अंतर्गत कॉलोनी का निर्माण। ठीक है, तो देखिएगा पंचायत के अंतर्गत कॉलोनी का निर्माण जो है, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि पंचायत के अंतर्गत कॉलोनी का निर्माण करना है तो इसका अधिनियम कहां दिया गया है, अध्याय 6 क में दिया गया है। पंचायती राज अधिनियम 1992 के 6 क में दिया गया है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत कॉलोनी का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, परंतु कैसे, तो याद रखिएगा रजिस्ट्रीकरण के द्वारा। ठीक है, यानी आपको रजिस्ट्रीकरण के तहत जो है, जो कंडीशंस है रजिस्ट्रीकरण का, उसके तहत ही आप पंचायत के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, कॉलोनी का निर्माण कर सकते हैं। कॉलोनी निर्माण आप समझ पा रहे हैं, घर से रिलेटेड है। कॉलोनी का मतलब होगा घर यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे में समझिएगा पंचायत का क्षेत्र है। ठीक है, मान लीजिए एक पंचायत का क्षेत्र है, उस पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांव हैं या विभिन्न घरें हैं। ठीक है, तो उन घरों के अंतर्गत याद रखिएगा कोई ऐसा क्षेत्र है जो खाली पड़ा हुआ है पंचायत का। ठीक है, और ऐसे में याद रखिएगा कि पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत ये जो कॉलोनी होगा या कॉलोनी प्रकार का जो निर्माण होगा, इस कॉलोनी का निर्माण जो है किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इसके निर्माण के संबंध में आपको अनुमति लेनी पड़ेगी और आपको रजिस्ट्रीकरण कराना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉलोनी याद रखिएगा कि पंचायत का क्षेत्र तो है, साथ ही साथ जमीन भी आपकी है। ठीक है, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्री कराना पड़ेगा। याद रखिएगा इसको कहा जाता है रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया। ठीक है, तो रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के द्वारा जो है आप पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कॉलोनी का निर्माण कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिएगा इसके अंतर्गत क्या क्या शर्तें रखी जाती हैं। तो पहला शर्त याद रखिएगा कि कॉलोनी निर्माण करने वाले, ठीक है, का रजिस्ट्रीकरण। ठीक है, यानी जो व्यक्ति कॉलोनी निर्माण कर रहा है कॉलोनी निर्माण करने वाले का रजिस्ट्रीकरण सबसे पहली प्रक्रिया है। याद रखिएगा जो व्यक्ति कॉलोनी निर्माण करना चाहता है, ठीक है, तो याद रखिएगा पंचायत के किसी क्षेत्र के अंतर्गत कॉलोनी निर्माण करने वाले का पंजीकरण होना आवश्यक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति पंचायत के क्षेत्र में कॉलोनी का निर्माण करना चाहता है तो उसे किस प्रक्रिया से गुजरना होगा, पंजीयन या रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। ठीक है, उसका पंजीयन उस क्षेत्र के अंतर्गत उस पंचायत में होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा कि इसके लिए जो है पंजीयन के लिए वो आवेदन प्रस्तुत करेगा
ठीक है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाले से, ठीक है। तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से वो क्या करेगा, अनुमति प्राप्त करेगा, याद रखिएगा। यानी यह पंजीयन के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा किसके पास, अनुविभागीय अधिकारी के पास, और यहीं से जो है जैसे वो अनुमति देगा तो पंजीयन भी यहीं पर होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो पहले रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया जो है वो याद रखेंगे कि कानूनी निर्माण करने के लिए पंजीयनकरण या फिर रजिस्ट्रीकरण होना आवश्यक है, पहला चीज। और यह कहां से प्रारंभ होगा, ये प्रारंभ होगा आपके अनुविभागीय अधिकारी के पास जाकर पंजीयन कराने से, ठीक है। मतलब पंजीयन के लिए अनुमति लेने जाएगा किसके पास, अनुविभागीय अधिकारी जो कि राजस्व का होगा, और इसी के पास से पंजीयन प्रारंभ हो जाता है, यानी इसका पंजीयन हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका एक पहला प्रक्रिया, कानूनी निर्माण करने की पहली प्रक्रिया हो गई है, ठीक है, रजिस्ट्रीकरण कराने की। रजिस्ट्रीकरण समझते हैं आप लोग क्या होता है, जमीन का रजिस्ट्री नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये रजिस्ट्रीकरण है जिसमें आपको नामांकित किया जाएगा कि किसी पंचायत के क्षेत्र में आप कॉलोनी बनाने के हकदार हैं या नहीं है, कॉलोनी बना सकते हैं या नहीं बना सकते, यानी कॉलोनी का निर्माण कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि हमारे क्षेत्र में यहाँ पर बिल्डर्स क्या करते हैं, कॉलोनी का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी उनका पंजीकरण होता है। बताइए, सुना है बिल्डरों का पंजीकरण, सुना है आप लोगों ने? कभी भी याद रखिएगा, किसी ठेकेदार, बिल्डर्स या जो भी कंपनी है उसका पंजीकरण होना आवश्यक है। अगर वो पंजीकरण नहीं है तो यकीन कीजिए उसको जो है आप या तो अगर गलती से उससे जमीन खरीदते उसकी बिल्डिंग खरीदते हैं तो आप भुगतेंगे उसको, क्योंकि उसका पंजीकरण है नहीं। पहली बात, उस पर जब अपोजिट केस करेंगे आप कि उसने जो है इतना पैसा लिया लेकिन मुझे घर जैसा बोला था वैसा नहीं दिया, ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब आप केस करेंगे तो आपको ही नुकसान होगा वहां पर, क्योंकि वो पंजीकृत नहीं है। आपको जानकारी रखना पड़ेगा। देखिएगा कभी भी कि जब कोई बिल्डर्स होता है तो उसका जब भी अपना प्रोफार्मा आपके सामने लेकर आता है तो ऊपर रजिस्ट्रीकरण का एक नंबर दिखाएगा और एक लोगो दिखाएगा कि यहां से रजिस्ट्रीकृत हो चुका है हमारा, ठीक है। तो उसी प्रकार याद रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो कॉलोनी निर्माण करने वाला व्यक्ति है, ठीक है, उसको पहले अपना पंजीयन कराना पड़ेगा अनुविभागीय अधिकारी से, ताकि यह प्रूफ हो सके कि यह व्यक्ति कहीं भाग के ना चला जाए, ठीक है, गबन ना कर जाए, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नुकसानदायक ना हो जाए, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा पंजीयन कराने के बाद जो है, अब मान लेते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने पंजीयन नहीं कराया है उसके बावजूद वो क्या कर रहा है, कॉलोनी का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, पंजीयन न कराने वाला व्यक्ति जिसके द्वारा कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, कॉलोनी का, अब इसको बोलेंगे अवैध निर्माण, ठीक है। पंजीयन नहीं है तो उसका निर्माण क्या कहलाएगा, अवैध कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि अगर ऐसा व्यक्ति जिसका पंजीयन नहीं है तो वो जो निर्माण करेगा उसे हम कहेंगे अवैध निर्माण, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कॉलोनी के क्षेत्र में अवैध निर्माण करता है, ठीक है, अवैध निर्माण करने पर कितना जुर्माना होगा, तो याद रखिएगा 6 माह का कारावास, ठीक है। 6 माह का कारावास मतलब 6 महीने जेल में बिताना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और जुर्माना का प्रावधान है, याद रखिएगा, यानी 6 माह प्लस जुर्माना, ठीक है। तो 6 माह प्लस जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अगर कॉलोनी का जो निर्माण है, ठीक है, लगातार हट के तौर पर किया गया है तो याद रखिएगा दोनों भुगतना पड़ेगा। और चूंकि यह जानकारी में नहीं था या उसके प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है अवैध तरीके से, सिर्फ उसकी गलती किस बात पे, अज्ञानतावश हुआ है, तो उसको सिर्फ जुर्माना देकर छोड़वा दिया जाएगा। लेकिन अगर वो हट से या फिर अपने बाहुबली के कार्यों से, होता है बाहुबली, समझते हैं ना आप लोग, तो बाहुबली के स्तर पर अगर उसने ऐसा काम किया जिसमें वो सिर्फ अपने दबाव के कारण या अपने वर्चस्व के कारण ऐसा करता है तो उसको 6 माह का आपका कारावास भी होगा प्लस जुर्माना दोनों होगा, ठीक है। तो ये अवैध निर्माण या अवैध कॉलोनी निर्माण के संबंध में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा, इसके अलावा अगर मान लीजिए अवैध निर्माण करता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा पंजीकृत किया हुआ जो आपका जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, पंजीकृत है प्रॉपर्टी, उसको शून्य कर देंगे, उसका अंतरण शून्य कर दिया जाएगा, ठीक है। शून्य अंतरण समझिएगा, बताता हूं क्या होता है। तो याद रखिएगा, अवैध निर्माण करने पर, ठीक है,
भूखंड का अंतरण शून्य कर दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, भूखंड का अंतरण शून्य कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए भूखंड का अंतरण शून्य करने का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? भूखंड का अंतरण शून्य कर दिया जाएगा, नहीं, इसका मतलब होता है, याद रखिएगा, कि जब आपने इस प्रॉपर्टी को खरीदा था या जो आपका जो क्षेत्र है अब वो कभी भी आपके पास नहीं रहेगा, उसका अंतरण ट्रांसफर जहां से हुआ है वो उसी के पास वापस चला जाएगा। ठीक है, जहां से वो आया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि शून्य अंतरण का मतलब होता है जो ट्रांसफर हुआ है उसकी वैल्यू शून्य कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये नियम होता है, याद रखिएगा, कि अगर अवैध कॉलोनी या अवैध रूप से निर्माण का कार्य किया जाता है तो ऐसे स्तर पर याद रखिएगा कि जो वैधता होती है या अंतरण जो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो कि ट्रांसफर किया गया था प्रॉपर्टी का। ठीक है, जब बोलते हैं ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, उसके नाम पर हो गया है, तो इसका मतलब है अंतरण हो गया है। अब उसी अंतरण को शून्य करने का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी जिसके नाम से आया था और जिसके नाम पे गया हुआ है उसको हम वापस रिवर्स कर देंगे, शून्य कर देंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो है फिर से जीरो हो जाता है, याद रखिएगा। तो इसे बोलते हैं अवैध निर्माण के दो नुकसान। ठीक है, पहला है जिसमें 6 माह का कारावास और जुर्माना, और दूसरा है प्रॉपर्टी या फिर जो रजिस्ट्रीकरण है या पंजीयन है उसको भूखंड का अंतरण शून्य कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दो अवैध निर्माण के कारण याद रखिएगा। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, इसमें दो घटनाएं सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी विशेष तौर पर हम इसको पढ़ेंगे, इतना ही अध्याय 6 का में। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कॉलोनी के निर्माण के संबंध में इतनी ही जानकारी आपको रखना है। अब इसके तहत 2-3 घटनाएं आपको और बता देता हूं कि कहां कहां पर कॉलोनी का निर्माण किया जा सकता है और कहां पर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, हम इसको विशेष या नोट करके लिखेंगे। ठीक है, कि क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं इसके अंतर्गत, या इसके अंतर्गत जो है तो देखिएगा, अगर ये निर्माण कहां पर होगा। ठीक है, पहला नगर निगम सीमा में, नगर निगम की सीमा। ठीक है, मतलब आप ये बात तो समझ पा रहे हैं कि नगर निगम आसपास हो सकता है, ग्राम पंचायत है तो उसके आसपास नगर, जैसे यहां से बाहर निकलेंगे ये बिलासपुर हो गया, नगर निगम हो गया, बाहर निकलेंगे तो ग्राम पंचायत मिलेगा आपको इधर से। ठीक है, तो इसकी एक दूरी दी गई है कि कहां पर आप कर सकते हैं कॉलोनी का निर्माण और कहां पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, नगर निगम की सीमा से 16 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि नगर निगम की सीमा से 16 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि 16 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, ये नगर निगम की बात हो गई। ठीक है, अब नगर जो पालिका है, ठीक है, दूसरा नाम याद रखिएगा, नगर पालिका की सीमा से बाहर। ठीक है, कितनी दूरी पर होना चाहिए? लगभग 8 किलोमीटर। ठीक है, तो नगर पालिका की दूरी से कितना? 8 किलोमीटर। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई नगरीय क्षेत्र आ जाता है, नगर पंचायत का क्षेत्र, ठीक है, तो उससे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर आप कॉलोनी का निर्माण कर सकते हैं पंचायत के क्षेत्र में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये तीनों नियम याद रखिएगा। ठीक है, कि पंचायत के क्षेत्र में कहां कहां पर कितनी दूरी पर आप कॉलोनी का निर्माण कर सकते हैं पंचायत के अंतर्गत। ठीक है, तो नगर पालिका सबसे बड़ी जो संरचना होती है हमारी नगरीय निकाय में, उसे कहते हैं हम लोग नगर पालिका निगम, याद रखिएगा, उसे पूरे तरीके से कहते हैं नगर पालिका निगम। ठीक है, और अगर हम दूसरी संरचना को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? नगर पालिका परिषद। ठीक है, इसको बोलते हैं नगर पालिका परिषद, और ये होता है नगर पंचायत। तो तीनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, नगर पालिका निगम या नगर निगम पालिका बोल देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये तीनों जो संरचनाएं हैं इससे दूर में ही होना चाहिए। कॉलोनी का निर्माण जो है इससे दूर होना चाहिए। नगर पालिका निगम जो है इससे 16 किलोमीटर की दूरी बाहरी सीमा में। ठीक है, दूसरा नगर पालिका से 8 किलोमीटर की दूरी, और नगरीय पंचायत से 3 किलोमीटर की दूरी के बाहर होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप पंचायत के अंतर्गत जो है कॉलोनी का निर्माण कर सकते हैं। पहला नियम याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा, दूसरा नियम क्या बोलता है कि अगर जहां से नगर पंचायत है और वहां से कोई नेशनल हाईवे गुजरता है, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि आपका घर जो है नेशनल हाईवे के बगल में और वहां ग्राम पंचायत है, ठीक है,
तो वहां से 1 किलोमीटर के अंदर में ही आप कॉलोनी का निर्माण कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल हाईवे के अंतर्गत 1 किलोमीटर के दूरी पर कॉलोनी का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया टॉपिक आपका, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, कॉलोनी का निर्माण कहाँ कहाँ हो सकता है। कॉलोनी का निर्माण कराने के लिए पहले पंजीकरण कराना आवश्यक है। दूसरा, अगर पंजीकरण नहीं कराते तो क्या सजा मिलेगी। और तीसरा, याद रखिए कहाँ कहाँ पर कॉलोनी का निर्माण हो सकता है। ठीक है, ये 3 ही क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, याद रखिए कॉलोनी निर्माण से। हालांकि मैंने जो है इसे बहुत रेयर देखा है, इसके क्वेश्चन बहुत रेयर देखा है, मतलब इन 12 सालों में मैंने एक आध बार इसके क्वेश्चन देखे हैं कॉलोनी निर्माण से, वरना कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि 6 क में कॉलोनी निर्माण की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, हम अध्याय 7 पे पहुंचते हैं। देखिएगा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इसमें। पंचायत की निधि व संपत्ति। ठीक है, यानी पंचायत के फंड और उनके एसेट्स या प्रॉपर्टी, याद रखिएगा। ठीक है, तो अध्याय 7 जो है यह दर्शाता है कि पंचायत की निधि क्या क्या हो सकती है, यानी उसके कौन कौन से फंड हो सकते हैं, और उसके द्वारा जो है कौन कौन सी संपत्ति का आरोहण किया जा सकता है या संपत्ति रखी जा सकती है। ठीक है, आपने देखा वो कभी कभी ट्रैक्टर के पीछे लिखा रहता है कि ग्राम पंचायत कुनबा, ठीक है, और उसके नाम पर ये प्रॉपर्टी लिखी गई है, उसका नंबर रख दिया जाता है, क्रमांक नंबर इतना। ठीक है, कभी कभी कुर्सियों में के पीछे देखेंगे आप, कुर्सी के पीछे कभी शादी पार्टी में कुर्सी पहुंचा रहता है ना, तो उसके पीछे लिखा रहता है ग्राम पंचायत बखोली, इसके नीचे जो है ये कुर्सी नंबर 16। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है सब पंचायत की। ठीक है, कुर्सी में नाम, मेज पे लिखा, कहीं पर टेबल में लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, ये सब उसकी प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। तो ऐसे में याद रखिएगा कि अध्याय 7 यह अधिनियमित करता है कि पंचायत अपने लिए क्या बना सकता है, फंड और संपत्ति बना सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी सबसे बड़ी परिभाषा यही होती है कि अध्याय 7 में पंचायत के द्वारा अपने निधि व संपत्ति को स्थापित करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, मतलब पंचायत क्या कर सकता है अपने लिए, ठीक है, फंड जारी कर सकता है, यानी पैसे निकालने का तरीका बना सकता है या पैसे इकट्ठा करने का तरीका बना सकता है। दूसरा, संपत्ति रखने का तरीका, जैसे कुछ कानून ऐसे कहते हैं, याद रखिएगा, कि कुछ लोग जो है अपनी संपत्ति कभी बना ही नहीं सकते। ठीक है, यानी वो लोग कभी भी संपत्ति के साथ काम नहीं कर सकते, यानी कुछ खरीद नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा कि हमारे यहाँ ना एक सिस्टम दिया गया है, यानी हमारे भारत के संविधान में कुछ सिस्टम दिए गए हैं, याद रखिएगा, कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा कि मंदिर के नाम पर, भगवान के नाम पर आप संपत्ति बना सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब चेक काट के दिया था ना, तो भगवान हनुमान के नाम पर चेक काट दिया गया, 2 करोड़ का चेक भगवान हनुमान के नाम पर। ठीक है, तो वो ऐसा क्या होगा, अब उसको वो पैसा कहाँ जाएगा या कौन निकाले, हनुमान जी आएंगे उस पैसे को निकालने के लिए? नहीं आएंगे, तो मंदिर के लिए वो ट्रस्ट से वो सिस्टम कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, याद रखिएगा, जो हमारे संविधान में, ठीक है, कि संविधान जो है यह दर्शाता है कि कोई संस्था या कोई जो ऐसी थिंग्स है जो जीवित नहीं है, एक संस्था के तौर पर निर्मित है, और यह एक प्रकार के एसेट्स के तौर पर काम करेंगे, वो अपने लिए क्या बना सकते हैं, फंड, और साथ ही साथ संपत्ति आरोहित कर सकते हैं या संपत्ति बना सकते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ नियमों को देखते हैं, देखिएगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या नियम काम करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा सबसे पहला याद रखिएगा, इसके अंतर्गत राज्य सरकार चाहे तो अपनी संपत्ति
ग्राम, जनपद व जिला पंचायत को सौंप सकती है। ठीक है, यानी राज्य सरकार चाहे तो अपनी संपत्ति को क्या कर सकती है, वो अंतरित कर सकती है, किसको, तीनों पंचायत के तीनों श्रृंखलाओं को दे सकती है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है कि राज्य सरकार जो है अपनी उगाहे संपत्ति, उगाहे समझते हैं, उगाहे नहीं समझते, उगटना समझते, हाँ देते फिर वापस मांगते हैं, मतलब दे मेरा वापस वापस कर, ठीक है, उसको बोलते हैं उगाहे। ठीक है, तो राज्य सरकार अपनी उगाहे संपत्ति जो आप लोगों से बटोर लेती है सरकार, ठीक है, कि मैंने आपको ये दिया तो वापस करो। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा कि राज्य सरकार अपनी उगाहे संपत्ति को पंचायतों में क्या कर सकती है, बदल सकती है या पंचायतों को दे सकती है। साथ ही साथ ऐसी कोई संपत्ति जो राज्य सरकार ने क्या किया हो, संचित निधि से लाई हो, ठीक है, वो सब सौंप कर सकती है किसको, पंचायतों को। तो राज्य सरकार के संबंध में याद रखिएगा कि राज्य सरकार पहले अपनी संपत्ति का अंतरण कर सकती है किसको, पंचायतों के तीनों स्तर को। साथ ही साथ याद रखिएगा राज्य सरकार अपनी उगाहे संपत्ति या निधि को पंचायतों को, जब भी मैं पंचायतों बोलूंगा तो याद रखिए तीनों स्तर की बात हो रही है। ठीक है, पंचायतों को सौंप सकती है तथा संचित निधि से सहायता अनुदान दे सकती है। ठीक है, सहायता अनुदान दे सकती है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे पंचायतों के अंतर्गत जो है उनको सहायता करने के लिए राज्य सरकार कैसे काम कर सकती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि सहायता अनुदान जो है ये किसके आधार पर दिया जाएगा, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। बताइए सहायता अनुदान किसके आधार पर दिया जाता है, सहायता अनुदान, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा वित्त आयोग के सिफारिश पर। इसलिए तो वित्त आयोग को बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, कि ये दो जो है राज्य सरकार और पंचायतों के मध्य जो है मध्यस्थता करेगा और यह तय करेगा कि पंचायतों को कितनी कमी है पैसे की और कितना पैसा कहाँ से देना चाहिए, यह फंड देना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी ग्राम पंचायत में 1400 की जनसंख्या है, किसी जनपद में 1 लाख की जनसंख्या है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अनुसार वहाँ के वित्त का जो सामंजस्य है राज्य सरकार को लेखा जोखा देगा कौन, वित्त आयोग देगा, और वित्त आयोग क्या करेगा, उससे उनके लिए फंड जारी करवा देगा कि इस क्षेत्र में इतनी कमी है, इस बार इस तरीके की स्थिति है और इस स्थिति के अनुसार जो है आपको इतना फंड देना चाहिए उनको। और इस तरीके से सिफारिश करने पर राज्य सरकार क्या करेगी, अपने संचित निधि से उनको सहायता अनुदान दे देगी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा इसके अंतर्गत अब देखिएगा हम थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात है ये याद रखिएगा, पंचायत अपनी संपत्ति ठीक है, अपनी संपत्ति का मतलब उसके एसेट्स जो होंगे याद रखिएगा। ठीक है, या इसको आप ऐसा कह सकते हैं पंचायत की स्थायी संपत्ति। ठीक है, क्योंकि जब संपत्ति बोला जाता है तो क्योंकि देखिए एक बात याद रखिएगा कि संवैधानिक तौर पर या जो कानूनी अधिनियम होते हैं उसमें जो सही शब्द लिखे जाते हैं, ठीक है, अगर आपने स्थायी नहीं लिखा उसमें तो गलती क्या निकलेगी, ये यहाँ पर गलतियाँ नहीं निकलती, ये आपके समझ में तो आ गया स्थायी संपत्ति क्या होगी, स्थायी होगी। ठीक है, लेकिन जब स्थायी संपत्ति को आप स्थायी नहीं लिखेंगे तो वकील के पास जाएंगे आप, तो वो आपको इसी के बेस पर केस कर देगा आपके ऊपर कि संपत्ति जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ऐसे में आपने स्थायी संपत्ति का अंतरण नहीं किया है तो एक जो हमारे अधिनियम में लिखा गया शब्द है वो अपोजिट काम करना चालू कर देगा। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा क्लियर इस बात को रखना होता है कि संपत्ति कैसी होनी चाहिए, स्थायी संपत्ति। ठीक है, तो पंचायत अपनी संपत्ति, ठीक है, या स्थायी संपत्ति याद रखिएगा। ठीक है,
इसको हम ऐसे डायरेक्ट, ठीक है, जो कि पंचायत के अंतर्गत निहित होगी, ठीक है, उसका विक्रय या पट्टे पर, ठीक है, पट्टे पर कहने का मतलब है कि उसका विनियमन जो है, ठीक है, जब भी उसको विक्रय करेगी या पट्टे पर देने की कोशिश करेगी, कि देखिएगा तो विक्रय या पट्टे पर या दान, ठीक है, बेचेगी, पट्टे पर यानी लीज पर देगी या फिर दान करने वाली है, ठीक है। ऐसी स्थिति में याद रखिएगा 7 साल से अधिक, 7 वर्ष से अधिक होने पर किसी प्राधिकारी, ठीक है, यानी जो प्राधिकारी होगा इस क्षेत्र में उससे अनुमति लेना आवश्यक होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको कि अगर पंचायत चाहे तो अपने संपत्ति का पट्टे पर देना, दान में देना या विक्रय करने का काम करेगी, और जब पट्टे में देने वाली होगी तो कितना साल, 7 साल, ठीक है। 7 साल से कम रहेगा तो उसको किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। 5 साल के लिए, जैसे तालाब के बारे में मैंने बताया था कि जनरली जो है 5 साल के तालाब को दिया जाता है मछली पालन के लिए, ठीक है। 5 साल बाद फिर से रिन्यूअल करें जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है कि पंचायत अपने संपत्ति या स्थायी संपत्ति का जो प्रयोग है उसको दान में दे सकती है, उसको विक्रय कर सकती है, और अगर जब पट्टे में देने वाली होगी तो कितने साल के अंदर, 7 साल के अंदर अगर देने वाली है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पंचायत अपना फैसला खुद कर सकती है। और अगर 7 वर्ष से अधिक का देने वाली है यानी 10 वर्ष का पट्टा देने वाली है तो उसको क्या करना पड़ेगा, किसी प्राधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी जो उस क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिएगा सबसे पहले अनुविभागीय अधिकारी यानी प्राधिकृत अधिकारी कौन होगा इस क्षेत्र में, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए यहीं पे बताता हूं मैं आपको कि अनुविभागीय अधिकारी के अंतर्गत जो है जो प्राधिकारी अधिकारी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि अगर वो ग्राम पंचायत संबंधित है या फिर जनपद से संबंधित है तो याद रखिएगा यहां पर होगा, अगर सबसे पहले कलेक्टर मिल जाता है तो ये अच्छी बात है, याद रखिएगा, नहीं मिलता है तो अपर कलेक्टर। और जिला पंचायत की बात है, जिला का प्रॉपर्टी है तो फिर आपको कलेक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई यहां पर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पंचायत अपनी निधि संपत्ति का प्रयोग कैसे करेगा। तो याद रखिएगा पहले राज्य सरकार आपको संपत्ति जो देती है वो आपका संपत्ति होगा, पंचायती संपत्ति होगी। ठीक है, जो भी आपको सौंपेगा राज्य सरकार अपने स्थिति के अनुसार वो आपकी संपत्ति बनती जाएगी। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा कि आप अपनी संपत्ति को भी डेवलप कर सकते हैं। कैसे, तो यहां पर याद रखिएगा कि अपनी संपत्ति या स्थायी संपत्ति को जो है विक्रय, पट्टे पर देना या दान पर देने से अगर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, दान में देना है तो बिल्कुल आपको पूछना पड़ेगा, आप ऐसे दान में दे नहीं सकते। समझिए, अब मान लीजिए कि मैं अपने क्षेत्र का सरपंच हूं, मैं देखता हूं अपने मौसेरा भाई, अपने चचेरा भाई, दुनिया भर के जो दूर दूर से रिश्तेदार हैं उनके नाम पे दान कर देता हूं अपनी पंचायत की संपत्ति को, हो सकता है ऐसा। तो ऐसे में याद रखिए जब आपको करना पड़ेगा तो आप कलेक्टर से मिलिए, कलेक्टर जान जाएगा कि ये व्यक्ति कौन है, किसको दे रहे हैं आप दान में। ठीक है, या कौन सी संस्था है, क्या पता ये संस्था जो आप आश्रम वाली जो संस्था के लिए दान दे रहे हैं वो आश्रम भी आप ही का निकल के आ रहा है अंदर से। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च निकल के आते हैं। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा संपत्ति का जो ट्रांसफर है या फिर जो संपत्ति दान में दिया जा रहा है, ठीक है, अब मैं सामने वाले से 1 रुपये में दान में दे देता हूं एक बड़ी सी जमीन, ठीक है, तो इसके पीछे पूरा रिसर्च लग जाएगा कलेक्टर का कि ये 1 रुपये में दान में जाने की बात क्यों हो रही है। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, समाज को क्या फायदा होगा या किसके पास जा रहा है। तो ऐसे संपत्तियों का चेक करना या जांच करना जो है कलेक्टर के हाथ में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी कारण से इसमें आपको एक प्राधिकारी या जो प्राधिकारी अधिकारी यहाँ पर, ठीक है, उसको पूछना या अनुमति लेना आवश्यक होगा। ठीक है, पंचायत जब भी ऐसा करेगी, देखिए अब आप सोच रहे होंगे सरपंच अकेला कर सकता है, सरपंच अकेला नहीं करेगा, ये करेगा ग्राम पंचायत या ग्राम सभा मिलकर करेगा। तो मान लीजिए ग्राम सभा में हमने क्या किया, समोसा बंटवा दिया या कुछ ऐसी स्थिति बंटवा दी जिसमें वो भी खुश हैं। ठीक है,
मिल गई प्रॉपर्टी मेरे को 1 करोड़ की, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए याद रखिएगा, इसलिए प्राधिकारी को रखा जाता है ताकि अनुमति के साथ आप जो है यहाँ पर आगे काम करें, ठीक है। चलिए अब देखिएगा पंचायत की निधि क्या है, ठीक है। पंचायत अपना फंड कैसे रेज करती है या पैसे कहाँ से लाती है, ठीक है। तो पहले तो ये प्रॉपर्टी हो गई, ये संपत्ति देखा आपने, संपत्ति का ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा निधि का ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। पंचायत की निधि, ठीक है। पंचायत की निधि का मतलब होता है पंचायत का पैसा, ठीक है, फंड। तो देखिएगा पंचायत की निधि के अंतर्गत याद रखिएगा, ठीक है। तो पंचायत जो है, पंचायत अपने क्षेत्र के लिए, पंचायत अपने क्षेत्र के लिए निधि स्थापित कर सकती है, ठीक है। मतलब पंचायत जो है अपने क्षेत्र के लिए निधि स्थापित कर सकती है या स्थापित करेगी, ठीक है। और पंचायत को सभी प्राप्त राशियां जमा कर सकेगी, ठीक है। जो भी पैसा जमा हो रहा है वो जमा कर पाएगा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी राशि हो सकती है। पहला याद रखिएगा सरकारी खजाना, एक होगा आपका सरकारी खजाना। सरकारी खजाना किसे कहते हैं, बताइए क्या होगा सरकारी खजाना क्या है? हाँ, कहाँ पंचायत के पास इतना फंड होता है? तो गवर्नमेंट का फंड आपको देगा, बोलेगा मैं अपने आरबीआई को दूंगा, आपको क्यों दूंगा? हाँ बैंक में तो आता है, बैंक में आता है, सरपंच लोग छोड़ेंगे नहीं बैंक में पैसा। बताइए सरकारी खजाना किसे कहते हैं? नहीं जमीन तो है नहीं, हम पैसे की बात कर रहे हैं। ये पंचायत को कभी टैक्स देते हैं आप? हाँ तो सरकार को टैक्स देते तो पंचायत का खजाना क्यों हुआ? ये सरकारी खजाना मैंने पंचायत के पास पैसा तो ऊपर जो सरकार देगी वो देगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पंचायत के पास जो भी संपत्ति या फिर निधि आती है सरकारी खजाने से, ठीक है, सरकारी खजाने से कैसा ट्रांसफर होकर आता है। जैसे मूलभूत, मैंने कल बताया था मूलभूत के बारे में, ठीक है। तो जैसे इसको याद रखिएगा 13वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग, तो वित्त आयोग के कॉन्सेप्ट में ही ये सरकारी खजाने से आती है। समझिए बात को कि सरकारी खजाने के तौर पर आप इस बात को एकदम आसानी समझ सकते हैं कि वित्त आयोग जो भी क्रम का चल रहा है, ठीक है, उस वित्त आयोग की सिफारिश पर जो खजाने का पैसा ट्रांसफर होता है, यानी कि संचित निधि से जो पैसा पंचायत के पास आता है उसे सरकारी खजाना कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप अधिनियम के तहत जा रहे हैं तो सही शॉर्ट तरीके से आपको उसको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पंचायत के अंतरिम राशि के अंतर्गत जो सरकार के द्वारा या वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश की गई अनुदान राशि होती है उसे हम सरकारी खजाना कहते हैं, ठीक है। और ये चला जाता है कहां पर? पंचायत के खजाने में, ठीक है। इसे हम सरकारी खजाना कहते हैं, ठीक है। अभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे सरकारी खजाना, आप समझ चुके हैं सरकारी खजाना क्या है, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा अनुसूचित बैंक, ठीक है। मतलब ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो बैंक होगा, ठीक है, जो वहां पर राशि स्थापित किया जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं सरकारी बैंक। कभी भी याद रखिएगा पंचायत अपना पैसा प्राइवेट बैंकों में नहीं रखते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा सरकारी बैंक या अनुसूचित बैंक में रख सकते हैं। और बचा पैसा और कहाँ रख देंगे? तो अगर हाँ नहीं, सहकारी में भी नहीं रखा जाता, याद रखिएगा, ठीक है। सहकारी में आपका ट्रांसफर, देखिए सहकारी बैंक के साथ एक नियम याद रखिएगा कि सहकारी बैंक में रखेंगे अगर जब भी आप पैसा, तो पंचायत की निधि में, ठीक है, पंचायत की निधि जो सहकारी बैंक में आती है, सरकारी बैंक कभी भी आरबीआई के रेगुलेशन में काम नहीं करता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो बैंक आरबीआई के रेगुलेशन में काम नहीं करता वो विश्वसनीय नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को कि कभी भी अगर मान लीजिए आपका पैसा आपने सहकारी बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में डाल दिया आपने, कोऑपरेटिव बैंक का नियम क्या बोलता है कि अगर गलती से हमारे यहाँ आग लग गई तो हम पैसा आपको वापस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यही सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक में आग लगी तो आपका 5-5 लाख रुपए जो है प्रति व्यक्ति का वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए रखा था तो आपको 5 लाख रुपए वापस हो जाएगा, वो सिक्योरिटी होगी वहां पर, ठीक है। हाँ लेकिन आप कैश नहीं रखेंगे, याद रखिएगा,
लॉकर में कैश नहीं रखा जाता, ये बात याद रखिएगा। अभी एक महिला के साथ हुआ है, आपने सुना है एक महिला ने जो है 14 लाख रुपए अपनी बेटी की शादी के लिए, मे भी ऐसा उन्होंने कहा, तो 14 लाख रुपए जमा कहाँ कर दिया, लॉकर में कैश। उस कैश को दीमक ने खा लिया पूरा। हाँ, लास्ट में ऐसे मिट्टी मिला उसमें, ठीक है, 14 लाख का मिट्टी। तो हाँ, उसमें से नियम ये बोलता है कि उसको 5 लाख रुपए वापस होना चाहिए था, लेकिन नियम ये है कि लॉकर में आप पैसा नहीं रख सकते या कैश नहीं रख सकते। आपको गोल्ड, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें रखने की सुविधा दी जाती है, कैश रखने की सुविधा नहीं दी जाती वहाँ पर। तो इसके तहत जो है उसको कोई भी पैसा वापस नहीं हुआ, ठीक है, ये समझिए। तो ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं बैंकों के, जिसके तहत जो है आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, पहले पूरा फॉर्मेट पढ़ें उसका और उसके बाद ही पैसा जमा करें वहाँ पर, ठीक है। इसीलिए अधिकांश लोग क्या करते हैं, 5 बैंक अकाउंट खोलेंगे और उनके पास 25 लाख है तो 5 बैंक में डाल देंगे। अब पांचों जगह सुरक्षित हो जाएगा, इससे पूरा पैसा सुरक्षित हो गया है, ठीक है। यही तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, याद रखिएगा। हाँ, इससे पैसा कम मिलेगा आपको, जो रिटर्न मिलेगा, जो परसेंटेज होगा वो कम मिलेगा, लेकिन सुरक्षित तो रहेगा आपका पैसा अपना जो है, ठीक है। बाकी क्योंकि देखिए 25 लाख रुपए कहीं जमा करेंगे, कुछ गड़बड़ हो गया तो मिलेगा 5 लाख रुपए और उसका ब्याज मिलेगा, बाकी 20 लाख तो जीरो में चला गया ना। इसीलिए जो है बुद्धिमानी इसी में है कि अलग अलग बैंक में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, अब लास्ट पैसा बच गया तो कहां डाला जाएगा, तो याद रखिएगा सरकारी डाकघरों में, ठीक है। यानी इन क्षेत्रों में आप पैसा रख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सहकारी बैंक नहीं बोला है मैंने, तो याद रखिएगा सहकारी बैंक में नहीं डालना है आपको पैसा, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा, ठीक है, आप सिर्फ सरकारी बैंक और अनुसूचित बैंक में डाल सकते हैं पैसा, याद रखिएगा। अनुसूचित बैंक क्या होता है, जो विशेष तौर पर राज्यपाल के द्वारा जिस क्षेत्र को अनुसूचित घोषित किया जाता है, उस क्षेत्र की बैंकों की स्थापित करने के लिए उस क्षेत्र के बैंक को भी अनुसूचित बैंक कहा जाता है, याद रखिएगा। उनके नियम भी अलग होते हैं सामान्य बैंकों से, ठीक है। आप जब बैंक प्रणाली पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे CSLR सिस्टम, ठीक है। जब SLR सिस्टम पढ़ेंगे, कैश रेशियो सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि जितने भी सिस्टम होते हैं उसके तहत अनुसूचित बैंकों को थोड़ी छूट दी जाती है, ठीक है। मतलब जैसे रिजर्व के लिए आपने सुना होगा कि हमारा रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक है। उसी प्रकार जो है हमारे कुछ ऐसे फंडामेंटल्स सिस्टम होते हैं जो RBI रेगुलेट करता है किसको, बैंकों को, तो अनुसूचित बैंकों को थोड़ा ढील दे देता है, ठीक है। ढील देने का मतलब उनके पास कैश फ्लो जो होता है, कैश फ्लो समझ पा रहे हैं कि वो अपने बैंक के पैसे को ट्रांसफर कर पाएगा किसी को। जैसे मान लीजिए आपने पैसा जमा किया बैंक में, मान लेते हैं 1 लाख रुपए बैंक में रखा आपने, और आपने बोला कि बैंक का पैसा है, रख दिया मैंने, ठीक है, यानी कि अपना बैंक में डाल दिया पैसा। अब इस पैसे को बैंक क्या करेगी, बताइए, इस पैसे को बैंक क्या करती है, हाँ, किसी और को उठा के दे देगी, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए आप 2 दिन बाद अब किसी को बैंक का लोन दे दिया गया 1 साल के लिए या कुछ दे दिए उसको लोन, ठीक है, वो महीने महीने कर देगा। आप दूसरे दिन आ गए, बोले मुझे मेरा पैसा दीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा बताइए, बैंक क्या करेगा अब, हाँ, मान लेते हैं अभी हमारे पास पैसा ही नहीं है, बैंक क्या करेगा, हाँ, RBI का रूल है कि आप जब भी कोई पैसा ट्रांसफर करें या किसी को दें तो उसका कुछ परसेंटेज हमेशा अपने पास रखेंगे, सेफ रखेंगे, ठीक है, हमेशा इसी के रेगुलेशन में चलता है ये। तो मान लीजिए इन केस ऐसा होता है, हमेशा देखिएगा कि इसमें 22% तक आपको रिजर्व रखना पड़ेगा, कुछ गोल्ड रखना पड़ेगा, पर्टिकुलर गोल्ड रखना पड़ेगा, और आपको आपका पैसा, लिक्विड पैसा जो है आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर कभी मान लीजिए इन केस होता है ऐसा, अच्छा आपने सुना बैंकों का दिवालिया निकल गया, ऐसा सुना है? ये कब होता है, जब बैंक जरूरत से ज्यादा लोन बांट दे और उसके पास खुद का पैसा ना रखे, ठीक है, और अचानक से आप मांगने आ जाएं तो बोलेंगे 4 दिन बाद आइएगा, आपका पैसा 4 दिन बाद तैयार कर देंगे। फिर ये मांगेगा दूसरे से पैसा, RBI को पास फोन करेगा, रातों रात पैसा मांगेगा, तो रेपो रेट में इसको पैसा RBI लोन देगा और बोलेगा अपना कुछ बॉन्ड जो है, अपना एसेट्स जो है मेरे पास रखो तब मैं दूंगा, ठीक है। ये पूरी कहानी जब पढ़ेंगे ना बैंकों वाले सेक्टर में तो आपको बहुत मजा आएगा बैंक के सिस्टम को पढ़ने में, ठीक है। चलिए तो देखिएगा तो बैंक क्या करता है, इस तरीके से सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो अनुसूचित बैंक के साथ एक फायदा होता है कि आपका जो कैश फ्लो है उसको कम कर देता है। वो बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा तुम लोन में दे सकते हो, ठीक है, और तुमको जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमको दूंगा पैसा, तुम टेंशन मत लो ऐसा। तो अनुसूचित बैंक के लिए इसलिए ये सुरक्षित बैंक माना जाता है कि इसके पीछे कौन खड़ा है, तो RBI पूरी तरह से खड़ा होता है, सरकार आपकी पूरी तरह से खड़ी होगी। लेकिन यही प्राइवेट बैंक होगा तो कोई नहीं खड़ा होगा, आपका पैसा पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से आपसे लिया जाएगा आपसे, और प्रॉपर तरीके से आपसे लोन भरवाया जाएगा, सब कुछ प्रॉपर कराया जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। आपने सुना होगा कि कभी भी SBI तक, अगर मान लीजिए अभी आपने केस सुना होगा, एक व्यक्ति है, ठीक है,
एक व्यक्ति हैं जो कि शायद में भी ठेला वाला चलाते थे, उनका 9,500 रुपये जो है किसी कारण से एसबीआई के खाते से निकल गया। ठीक है, वो मुंबई ब्रांच गया, एसबीआई के मुंबई ब्रांच, भोपाल ब्रांच गया, इवन आपके जो मेन ब्रांच था अपने एरिया का वहाँ भी गया, उसको कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, बैंक टालती रही, उसका पैसा नहीं आया, वो कंज्यूमर फॉरम में गया और वहाँ पर पहुँचा वो। ठीक है, पहुँचने के बाद केस लगा दिया उसने, बिना वकील के उसने खुद अपना केस लड़ा। ठीक है, जब उसने खुद से केस लड़ा, तो केस लड़ने के बाद याद रखिएगा कि उसको जो है पहले तो 9,500 रुपये वापस कराया गया पूरी तरीके से। ठीक है, एसबीआई का केस है ये याद रखिएगा। और उसके बाद उसको 10,000 रुपये दिया गया जो परेशान हुआ उसके लिए। ठीक है, और उसके लीगल प्रोसीजर के लिए जो है उसको 2,000 रुपये दिया गया। ठीक है, ऐसे करके जो है उसको लगभग 20,000 रुपये उसको दिया गया, 20 से 25,000 रुपये लगभग। ठीक है, ये तरीका होता है। यानी बैंक अगर किसी तरीके से आपका पैसा खाता है या कुछ भी ऐसा काम करता है जिससे आपके पैसे को नुकसान हुआ है, तो ये सारे सिस्टम में काम होता है इस तरीके का। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रूल हैं याद रखिएगा जिसके तहत, अब मान लीजिए आपने सुना होगा कि जब आप लोअर अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, जैसे आपको बोला गया होगा आपके अकाउंट में 1,000 रुपये होना चाहिए, या फिर अगर आपने 10,000 रुपये का अकाउंट खोला 10,000 रुपये होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में अब किसी कारणवश क्या होता है, मान लेते हैं हम लोग 1,000 रुपये वाला अकाउंट खोला आपने, ठीक है, और किसी कारणवश क्या हो गया 982 रुपये हो गया, होता है ऐसा। ठीक है कुछ समय बाद इसको खोल के देखिएगा तो दिखेगा आपको 90 रुपये बचा है, काटते रहेगा पैसा। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से काटते रहेगा जो भी है अपना है। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, जीरो अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति का क्या किया था, उसने -7,000 रुपये अकाउंट में डाल दिया था, -7,000 रुपये। ठीक है, उसने बोला कि सर मेरा अकाउंट बंद कर दीजिए, तो बोला पहले 7,000 जमा करो। ठीक है, तो बोला कि अकाउंट, क्योंकि ये बढ़ता ही जाएगा इस हिसाब से, तो आरबीआई का एक रूल बोलता है कि अगर किसी के अकाउंट में वो लोअर लिमिट को मेंटेन नहीं कर पाता है, तो अगर उसका अकाउंट जीरो हो जाता है तो जीरो से कभी भी माइनस नहीं होगा और बैंक आपसे भुगतान नहीं ले सकता है। ठीक है, ये नियम है। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो 7,000 रुपये भर देते हैं और अपने अकाउंट बंद कराते हैं सर। ठीक है, क्योंकि उनको टेंशन होता है कि बार और बढ़ेगा तो क्या होगा, और बढ़ेगा तो क्या होगा, और इस टेंशन से वो 7,000, 3,000, 4,000 फ्री में बैंक को दे आते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रूल होते हैं आरबीआई के जिसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए क्लियर यहां तक बात। ठीक है, तो पैसे को याद रखिएगा कि हाँ, नहीं, चीट फंड जो होता है, देखिए कभी सरकार आपसे चीट फंड खिलवाएगी, सोचिए, देखिए सरकार आपसे बोलेगी कि आप पैसा जमा कीजिए मैं आपको दुगुना दूंगा, कभी नहीं करेगी। ठीक है, ये हमेशा प्राइवेट सेक्टर होता है। सहारा का नाम सुना है आप लोगों ने? ठीक है, उनके जो मालिक है वो जेल में है। ठीक, ये चीट फंड कंपनी ही याद रखिएगा जो आपको बोलती है कि रातों रात पैसा डबल। ठीक है तो रातों रात पैसा डबल का मतलब ये होता है कि आप जो है, देखिए, और आप ये गांव में बहुत चलता है, शहर में थोड़ा कम चलता है। ठीक है, शहर में थोड़े लोग जानते हैं, लेकिन गांव में देखते हैं कि मेरे चाचा जी कर रहे हैं तो हम भी चलते हैं। ठीक है, वो उसके बेटा कर रहा है तो हम भी चलते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि 2,000 का 4,000 हो जाएगा, 4,000 का 8,000, 8,000 का 16,000 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि जो ऐसी कंपनियां आती हैं, खासकर 2 को जोड़ो और 2 से फिर 4 हो जाए, 4 से 4 का पैसा इधर डबल हो जाए, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट को हम चिट फंड कंपनियां कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा चिट फंड कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, सरकार अगर उनको रजिस्टर्ड कराता है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है और इस प्रकार से बिना रजिस्टर्ड के काम कर रही हैं, तो याद रखिएगा वो इलीगल काम है। ठीक है, यानी आप ऐसे कंपनी नहीं खोल सकते हैं जो हमारे सरकार के पास रजिस्टर्ड ना हो। ठीक है, दूसरा, आपके अपनी पॉलिसी प्रॉपर क्लियर रखनी पड़ेगी कि अगर किसी का पैसा गबन होता है तो क्या होगा, या पैसा जो है कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा चिट फंड कंपनियों को, हालांकि वो प्राइवेट सेक्टर की होती हैं, लेकिन अगर रजिस्टर्ड होती हैं तो वो मान्यता प्राप्त होती हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मान्यता प्राप्त होगा तो आपका कुछ अकाउंट का कुछ पैसा जो है बैंक अपने पास रख लेगा, ताकि अगर कुछ गड़बड़ आपने किया तो पैसा उठाकर फिर लोगों को बांट दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको रजिस्टर किया जाता है। लेकिन अधिकांश कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं होती, इसलिए भरोसा मत कीजिएगा चिट फंड कंपनी में। अगर आपको अपना पैसा लगाना है तो कहीं जो सुरक्षित जगह है वहां पर लगाएं। ठीक है, चलिए इसलिए आपने नोटिस किया होगा, कभी भी जब बैंक का या कुछ भी ऐसा प्रचार होता है उसके नीचे एकदम फास्ट से बोला जाएगा कि ये जो पैसा बाजार या निवेश बाजार है ये बहुत खतरनाक है, इसको देख सोच समझ के लगाएं। ठीक है, ये इतनी फास्ट बोला जाएगी कि आप सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, ये कुछ इसी तरीके का है, सिगरेट का जो डिब्बा होता है उसमें लिखा था धूम्रपान ऐसा होता है। ठीक है, धूम्रपान ऐसा है, नहीं तो छोटा रहेगा कि आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार इसको इतना तेजी से बोला जाएगा कि आपको समझ में आएगा इसने बोला क्या है। ठीक है, ये बस एक एडवर्टाइजमेंट है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं, देखिएगा अब देखिएगा निधि का उपयोग कहां पर होगा। ठीक है, यानी पंचायत क्षेत्र के लिए निधि को स्थापित कर सकती है और अपना पैसा कहां रखेगी, सरकारी खजाने में। ठीक है, अनुसूचित बैंक, सरकारी बैंक या डाकघर में रख सकती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा निधि का उपयोग। तो देखिएगा निधि का उपयोग जो है पंचायत
अपने क्षेत्र में विकास, ठीक है, पंचायत अपने क्षेत्र में विकास के दौर के लिए जो है निधि का प्रयोग कर सकती है। सामान्य तौर पर आप एक बात याद रखिएगा, जैसे पुलिया का निर्माण करना, ठीक है, नाली का निर्माण करना, बाग बगीचे का निर्माण करना, स्वच्छ पेयजल के लिए, ठीक है, जितना भी आपने कार्य पढ़ा था उस सभी कार्य को करने के लिए जो है पंचायत अपनी निधि का प्रयोग कर सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। अपने क्षेत्र में विकास के लिए निधि का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, पंचायत अपने क्षेत्र में विकास संबंधित कार्यों के लिए निधि का प्रयोग। अब ऐसा नहीं कि आप अपना पैसा खुद से लगा दें और अपना से बोल दें कि मैं नाली बनाने जा रहा हूं तो लो 20,000 रुपये निकाल लेता हूं, ऐसा नहीं। सरकार के अनुमोदन से, याद रखिएगा, सरकार के अनुमोदन से कर सकती है, ठीक है, सरकार के अनुमोदन से कर सकती है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा राशि का आहरण, ठीक है, पैसा कैसे निकाला जाता है, पंचायत की राशि का आहरण देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा पंचायत की राशि का आहरण, पंचायत की राशि का आहरण याद रखिएगा, यानी विड्रॉल कैसे किया जाता है पंचायत की राशि का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसके नियम कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा पहला मामला है हमारे सामने ग्राम पंचायत का मामला। तो ग्राम पंचायत के मामले में याद रखिएगा कि यहां पर दो अधिकारी कौन है, एक सरपंच है और एक सचिव है, ठीक है। तो दोनों के होने पर याद रखिएगा संयुक्त हस्ताक्षर से ऐसा पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है। यानी सरपंच व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा, ठीक है, सरपंच और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था आपको कि सचिव नहीं है तो कौन हस्ताक्षर करेगा, जल्दी बताइए, सचिव के अनुपस्थित होने पर, हाँ याद रखिएगा, कहां का सीओ, जनपद का सीओ हस्ताक्षर कर सकता है, ठीक है। तो ये दो मामले होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बात करें जनपद पंचायत के मामले, ठीक है। तो जनपद पंचायत के मामले में याद रखिए कि जनपद पंचायत का मामला क्या होगा, तो याद रखिएगा उसी प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ठीक है, तथा सहायक लेखापाल के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा, ठीक है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा संयुक्त लेखाधिकारी, ठीक है, याद रखिएगा, या सहायक लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से, ठीक है, यहां पर हो सकता है क्या, फंडिंग रिलीज की जा सकती है या राशि निकाला जा सकता है, ठीक है। इसको हम लेखा अधिकारी कहेंगे, याद रखिएगा, लेखापाल लेखाधिकारी, ठीक है, सहायक होना चाहिए लेकिन याद रखिएगा। इसके बाद जिला पंचायत के लिए याद रखिएगा मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्लस लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से, ठीक है, के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से यह किया जा सकता है, याद रखिएगा। हाँ बोलिए। लेखापाल, हाँ
हाँ, लेखपाल जो होता है वो अलग होता है, याद रखिएगा। मैं लेखा अधिकारी कह रहा हूँ तो इसका मतलब है ये पीएससी के द्वारा बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो लेखा अधिकारी है ये भी पीएससी के द्वारा पोस्टेड होगा, लेकिन प्रमोशन से यहाँ पहुंचा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। लेखा अधिकारी एक तरीके से याद रखिएगा अकाउंटेंट वाले से मतलब विभाग से होता है, ठीक है। और ये पूरी तरीके से अभिलेखों की लेखा का पूरा ज्ञापन रखता है, ठीक है, कि किस जनपद से कितना क्षेत्र से कितना पैसा निकला हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता है, लेखा अधिकारी कहलाता है। और हर जिला पंचायत, हर जनपद पंचायत में आपका ये लेखा अधिकारी होगा। यहाँ पर इसको सहायक लेखाधिकारी कहा जाता है और यहाँ पर ये लेखाधिकारी होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा, इसके बाद जो है कुछ फैक्ट्स देखिएगा, ठीक है। इसको हम विशेष, अब देखिए पंचायत की जो निधि होती है, ठीक है, या पंचायत के संबंध में कौन कौन सी निधि होती है, उन निधियों में से याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जनपद और जिला के जो वार्षिक बजट होते हैं, ठीक है, जनपद व जिला पंचायत के वार्षिक बजट, ठीक है, जनपद और जिला पंचायत के वार्षिक बजट, ठीक है। तो इस बजट का जो पैसा होगा या निधि होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, या इस प्रकार की जो निधि होगी इसको हम बोलेंगे यथास्थिति, ठीक है। यथास्थिति जनपद और जिला, जनपद व जिला के, जिला पंचायत के प्रशासन समिति के पूर्व अनुमति के द्वारा आहरण किया जा सकेगा, ठीक है। जो वार्षिक बजट होगा वो हमेशा प्रशासन समिति के द्वारा क्या होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए, ये याद रखिएगा। तभी जाकर आपके जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक बात समझिएगा, आपने नोटिस किया होगा कि हमने यहाँ पर अध्यक्ष ना उपाध्यक्ष किसी का नाम नहीं लिखा है यहाँ पर, जबकि सरपंच और सचिव का नाम लिखा है। तो इसका मतलब यह है कि जो अध्यक्ष है वो बैठा है कहाँ, प्रशासन समिति में, तो वो अनुमोदित कर दिया है, तो इनके संयुक्त हस्ताक्षर से आपका पैसा निकल रहा है, ठीक है। यही कारण है कि यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है, ठीक है। बात क्लियर हुई? तो याद रखिएगा, तो यही कारण है कि जनपद और जिला के जो वार्षिक बजट होंगे, जो पैसा निकाला जाएगा पूरा वार्षिक बजट का, जो पूरा आहरण होगा वो हमेशा अध्यक्ष यानी कि प्रशासन समिति के अनुमोदन से ही निकाला जा सकेगा, पहले अनुमोदित होना आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा पंचायत की समस्त आहरण पंचायत की समस्त आहरण, ठीक है, इस आहरण को जो है अगले सम्मेलन में रखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो भी पैसा आप निकालेंगे, फंड रिलीज होगा, आहरित होगा, वो अगले सम्मेलन में आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा कि जितने भी लेखा जोखा हुए हैं, ठीक है। मतलब इस समस्त आहरण का पूरा रिकॉर्ड जो है अगले सम्मेलन में दर्शाया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा हाँ, केवल आहरण ही नहीं, प्राप्तियां भी दर्शाई जाती हैं, मतलब कहाँ से पैसा आया है वो भी दर्शाया जाता है, ठीक है। तो आहरण प्लस प्राप्तियां दोनों आपको सम्मेलन में रखना होगा, प्रस्ताव को रखना होगा कि कितने कितने प्राप्तियां हुई हैं और कितना आहरित हुआ है, ठीक है। दोनों कंडीशंस में याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा पंचायत किसी सार्वजनिक कार्य हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन से सहायता अनुदान
से राशि कार्य हेतु दे सकती है। ठीक है, इसका मतलब है पंचायत किसी भी सार्वजनिक कार्य के लिए क्या कर सकती है, राशि दे सकती है या मंजूरी दे सकती है, लेकिन किस तरीके से, पहले राज्य सरकार से वो उसको मंजूरी मिलना चाहिए, फिर पंचायत जो है उस पैसे को रिलीज कर देगा, याद रखिएगा, किसी सार्वजनिक कार्य हेतु। ठीक है, तो राज्य सरकार, और राज्य सरकार नहीं है तो कोई प्राधिकारी अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। राज्य सरकार बोला जाता है तो इसका मतलब समझिए राज्य सरकार देगा या कलेक्टर देगा, या कलेक्टर के अलावा जो प्राधिकारी होगा वो दे सकता है यहाँ पर। ठीक है, मंजूरी, तो मंजूरी देने के लिए यहाँ पर बात को याद रखेंगे कि कौन मंजूरी दे सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा अच्छा, प्राधिकारी का नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो प्राधिकारी का नाम आपको पहले से याद है कि ग्राम पंचायत के लिए कौन दे सकता है, अनुविभागीय अधिकारी। दूसरा, जनपद के लिए कलेक्टर या अपर कलेक्टर, और जिला के लिए कलेक्टर। ठीक है, ये विहित प्राधिकारी हैं, याद रखिएगा। चलिए, कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इस पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंचायत की बजट और लेखा। जल्दी से बताइए, कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग पे, पंचायत से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन, इनको पढ़ने से कोई क्वेश्चन, कि पंचायत से जुड़ा हुआ कोई पैसा है किसी के संबंध में, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ सकते हैं किसी भी स्तर पर। जल्दी से बताइए, आप लोग के दिमाग में कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं आता है? नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए आप देखिए, मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल को ज़्यादा वैल्यू मानता हूँ, यानी कि आपके दिमाग में कोई चलते फिरते कुछ नहीं देखा होगा आपने, या कोई क्वेश्चन आया होगा, तो उससे क्या होगा, मैं रिलेवेंट करके बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा बता सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, केवल अधिनियम के बारे में बात कर करके मैं भी थक जाता हूँ। ठीक है, तो मुझे चाहिए होता है कि आप कुछ मसाला दे दें मुझे। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको नॉलेज देने के लिए मैं तैयार हूँ, बशर्ते कि आपके पास वो क्वेश्चन होना भी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ओवरऑल होता है कि आप अगर किसी पंचायत से संबंधित कोई काम देखे होंगे जहां पर लगा हो कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो अलग हो गया, या फिर कुछ ज़्यादा आपने देखा है कि ऐसा हो सकता है क्या सर, तो मैं हर एक क्षेत्र में एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यही होना चाहिए कि आपके पास वो क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, वरना फिर हम रास्ते रास्ते चलेंगे, जहाँ जहाँ पर जो जानकारी मिलेगा वो चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपका टॉपिक जो है अध्याय 7 कंप्लीट होता है। आते हैं अध्याय 8 में। ठीक है, जो है पंचायत के बजट और लेखे। ठीक है, हाँ, ये बाकी मैंने क्या बोला था कल से कि आपके अध्याय अब अध्याय खत्म होता जाएगा, 10-10 20 मिनट का अध्याय है, याद रखिएगा इसके बाद से। ठीक है, यही कारण है कि मैंने शुरू के टाइम पर ज़्यादा समय लगाकर आपको अच्छे से पंचायत के पूरे क्रियाक्रम को समझा दिया। ठीक है, कि मतदान कैसे होता है, मतदान के हर एक प्रावधानिक जो क्षेत्र होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है उस समिति पे करना है, याद रखिएगा, और मतदान में होने वाली प्रक्रियाओं पे करना है। ठीक है, कौन किस समय के लिए क्या एलिजिबल है वो याद रखना है, और खासकर बहुमत का तरीका क्या क्या है, 1/10 कहाँ पर है, कोरम की या गणपूर्ति की तरीके क्या हैं, वो आप प्रॉपर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, अध्याय 8 पंचायत के बजट व लेखे या लेखा। ठीक है, तो पंचायत का बजट व लेखा याद रखिएगा। पंचायत के बजट तथा लेखे के अंतर्गत आपको सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि पंचायत जो है प्रत्येक वर्ष, ठीक है, अपने प्रत्येक वर्ष के लिए क्या तैयार करता है, एक बजट तैयार करता है जो आगामी वर्ष के लिए होता है। ठीक है, यानी पंचायत हर वर्ष जो है अपने पूरे साल भर के खर्च को और प्राप्तियों को, देखिए खर्च और प्राप्तियां अलग अलग होता है। ठीक है, खर्च का मतलब है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो साल भर में करने वाला है, चाहे वो निर्माण के संबंध में हो, चाहे फिर वो किसी की देनदारी हो। ठीक है, देनदारी का मतलब होता है कि अगर पंचायत ने भी किसी से लोन लेके रखा हुआ है, किसी बैंक से लिया होगा कुछ निर्माण के लिए, तो ऐसे में याद रखिएगा पंचायत अपने बजट का पूरा जो बजट होता है, इसमें प्राप्तियां और खर्चे दोनों को शामिल करके दर्शाए करते हैं, और इसे कहते हैं हम लोग पंचायत का बजट। ठीक है,
और उसी के लेखे को हम यहाँ पर लेखा कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पंचायत अपने पूरे साल भर के, ठीक है, प्रत्येक पूरे साल भर के जो बजट होंगे यानी पूरे साल भर की जो प्राप्तियां होंगी या जो खर्चे होंगे उनको एक प्रपत्र में जारी करेगा और उस प्रपत्र को कहा जाता है पंचायत का बजट। ठीक है, अब देखिएगा इस बजट के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा पंचायत अपने बजट के अंतर्गत, ठीक है, इसको पहले हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पंचायत प्रत्येक वर्ष आगामी वर्ष के लिए खर्चे व प्राप्तियों का लेखा जोखा तैयार करेगा, जिससे क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा इस बजट में इसका जो प्राकलन होगा, ठीक है, खर्चे का मतलब यहां पर व्यय है, प्राप्ति का मतलब क्या है, जो राशि आती है और जो राशि जाती है उसको हम खर्चे में या व्यय में शामिल करते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्राकलन तैयार किया गया है अब इसका अनुमोदन होना चाहिए, याद रखिएगा। यानी ऐसा नहीं है कि मैं पंचायत के क्षेत्र में बैठा हूं और मैं बोलूंगा इस बार यहां पर हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, पूरा दुनिया भर का पैसा लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपको सही मायने में क्या क्या काम करना है और उसका अनुमोदन होना भी चाहिए। जैसे देखिए मैं बोल देता हूं इस बार कि मेरे को इस पूरे गांव में, हमारे पूरे ग्राम पंचायत में नालियों का निर्माण कराना है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि बजट का भी एक नियम होता है कि पिछले वर्ष में कितना खर्च हुआ है और इस वर्ष में कितना खर्च हो रहा है और अगले वर्ष में कितना खर्च होगा, इन सभी का जो तालमेल होगा उस तालमेल को मिलाकर ही बजट तैयार किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बजट 3 वर्षों का बनता है एक साथ। ठीक है, पिछला वर्ष का बजट देखा जाता है, वर्तमान बजट देखा जाता है और अगले आने वाले वर्षों का बजट तैयार करने वाले बजट को देखा जाता है। तो इन 3 वर्षों में हमेशा याद रखिएगा एग्जाम में। देखिए अभी क्या है ना, ये सारे जो टॉपिक है वो पहले पूछे जाते थे, अभी क्या विलुप्त हो गए हैं, सब क्वेश्चन विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, वरना पहले क्वेश्चन इतने सरल हुआ करते थे, पूछा जाता था कि बजट जो है कितने वर्षों के लिए देखा जाता है, तो 3 वर्षों के लिए देखा जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया आपको। तो इसका कारण ये है कि हमेशा बजट के लिए आपको एक प्राकलन तैयार करना होगा और प्राकलन को तैयार करने के पहले आपको अनुमोदन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा प्राकलन का विहित प्राधिकारी द्वारा जिसे हम अनुमोदन के लिए रखेंगे, याद रखिएगा, तीनों क्षेत्र में। ठीक है, तो प्राकलन विहित प्राधिकारी के द्वारा हम बात करेंगे कैसा, तो ग्राम पंचायत के लिए, जनपद पंचायत के लिए और जिला पंचायत के लिए। तो देखिएगा ग्राम पंचायत की बात करें तो याद रखिए ग्राम पंचायत में जो है कौन होगा यहां पर, तो याद रखिएगा विहित प्राधिकारी जो अनुमोदित करेंगे, ठीक है, वो होंगे आपके संयुक्त संचालक, संयुक्त संचालक, और ये समाज कल्याण विभाग से होंगे। ठीक है, समाज कल्याण विभाग, याद रखिएगा। तो संयुक्त संचालक या फिर संयुक्त संचालक नहीं है तो उप संचालक भी यहां पर कार्य करेगा, अनुमोदन कर सकता है, लेकिन समाज कल्याण विभाग से, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा जनपद के लिए, तो जनपद के लिए भी आपका संयुक्त संचालक और उप संचालक होगा समाज कल्याण विभाग का। ठीक है, तो पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, याद रखिएगा। और यही अगर हम लोग बात करें जिला पंचायत के लिए तो यहां पर कौन होगा, संचालक। ठीक है, तो संचालक याद रखिएगा यह भी पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग से होना चाहिए। पंचायत व समाज कल्याण विभाग। ठीक है, तो ये विहित प्राधिकारी होंगे जो कि अनुमोदन करेंगे बजट का, याद रखिएगा, और इसके द्वारा बजट जो है आगे प्रशस्त होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बजट के अंतर्गत सबसे पहली चीज कि पंचायत तीनों ना, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत जो है आगामी वर्षों के लिए, ठीक है, आय और व्यय का, ठीक है, प्राप्ति और खर्चे का जो है एक लेखा जोखा तैयार करेगा, जो कि
एक अनुमोदन के द्वारा जो है प्राकलित की जाएगी और यह वेद प्राधिकारी करता है, जिसको हम ग्राम पंचायत में संयुक्त संचालक और उप संचालक के तौर पर देखते हैं। उसी प्रकार जनपद में भी आपका संयुक्त संचालक और उप संचालक होगा और आपके जिला में कौन होगा, संचालक होगा। और ये कौन से विभाग के होने चाहिए, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा पंचायत के कराधान और दावों की वसूली, ठीक है। जो पंचायत का कराधान होता है, कराधान मतलब पंचायत जिस क्षेत्रों में आपके कर लगा सकता है या टैक्स लगा सकता है, और दावों की वसूली कर सकता है, मतलब उससे पहले जो लगाए गए क्षेत्र हैं उनसे वसूली कैसे की जाएगी, ठीक है। देखिएगा कराधान व दावों की वसूली, ठीक है, कराधान व दावों की वसूली। तो देखिएगा कि जो कराधान होता है विशेष तौर पर देखिएगा कि कराधान जो है वो कैसे काम करता है। तो याद रखिएगा कि पंचायत अपने क्षेत्र में, ठीक है, अपने क्षेत्र में किसी भी विशेष परिस्थितियों के अनुसार जो है कर लगाने की शक्ति रखता है, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिए कुछ क्षेत्रों में जो है विशेष प्रकार के कर लगाने की शक्ति हो सकती है, और ऐसे में हमारा जो पंचायत का क्षेत्र होता है यह दिए गए पट्टे, ठीक है, पट्टे पे जो संपत्ति दी गई है उसे दावों की वसूली कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि पंचायत के पास शक्ति है कर लगाने की और दावों की वसूली करने की, जो कि हम कल देखने वाले हैं, ठीक है। परसों जो है हम कोशिश करेंगे कि आपका पंचायती राज व्यवस्था जो है कंप्लीट हो जाएगा।